हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि पोलर पिस्टन इंटरेक्शन के बारे में कि पोलर पिस्टन इंटरेक्शन होता क्या है, जो कि डायनामिक प्रोसेस है। आइदर द पिस्टल एक्सेप्ट द पोलेंस और दे विल रिजेक्ट द पोलेंस। अगर वो रिजेक्ट करते हैं सो वो किन कंडीशंस में वो रिजेक्ट करेंगे, और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फर्दर इवेंट्स क्या होंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, पोलन का जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब स्टाइल से पास होता है, फिर पोलन ट्यूब पोलन ओव्यूल के अंदर एंटर करता है, देन पोलन ट्यूब फिर आपके फाइनली एंडोस्पर्म में एंटर करता है। अब जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करेगा तो डबल फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। मैंने आपको बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका जो जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं पोलन ट्यूब की ग्रोथ के टाइम पे, पोलन के जर्मिनेशन के टाइम पे। फिर आपके जो एंडोस्पर्म्स में दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है पोलर न्यूक्लियस और एक होता है आपका एग सेल। तो वो दोनों जो न्यूक्लियस जो पोलन ग्रेन के थे, वो दोनों न्यूक्लियस आपके एंडोस्पर्म के दोनों न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होते हैं, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीज द टू गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। यहाँ से पहले हमने पढ़ा था कि आपकी जैसे कि जो पोलन ट्यूब होती है वन ऑफ द सिनर्जिड से पास होते हुए एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, और जैसे वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, पोलन ट्यूब का जो टिप होता है वो वहां से फट जाता है, और दोनों पोलेंस अंदर एंटर करते हैं। किस में एंटर करते हैं? एम्ब्रियो सैक में फ्री हो जाते हैं, एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाते हैं। क्लियर? Fusion of egg cell and main cell in gamete as embryo sac is known as a gametic fusion, syngamy और true fertilization। जब मतलब आपका egg cell, ठीक है, आपका जो एम्ब्रियो सैक का जो egg cell है, ठीक है, और एम्ब्रियो सैक का egg cell और पोलन ग्रेन का वन गैमेट दोनों आपस में जो फ्यूज होते हैं, तो जिसे गैमेटिक फ्यूजन कहते हैं, और उसको हम सिंगैमी या फिर हम उसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एग सेल बेसिकली कंबाइन होती है एक गैमेट से, और गैमेट से कंबाइन होकर बनाती है आपका डिप्लॉयड जायगोट, और डिप्लॉयड जायगोट बनता है। ये डिप्लॉयड जायगोट फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है। सेकंड फर्टिलाइजेशन देखिएगा, जो सेकंड न्यूक्लियस था, जो पोलर न्यूक्लियस था, ध्यान रखिए एग सेल तो क्या था, आपका जो एग सेल और माइक्रोपाइलर पे प्रेजेंट था। माइक्रोपाइलर में आपका एक एग सेल था, उसके दोनों साइड सिनर्जिड सेल थी। लेकिन जो आपका अब आपका जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होगा, आपको याद कीजिए जो आपके बिटवीन बिटवीन ऑफ एम्ब्रियो सैक देयर वर द टू न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस थे जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे थे। अब वो दोनों न्यूक्लियस जो कि आपके जो आपके क्या है, दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों न्यूक्लियस आपके हैप्लॉइड है। अब वो हैप्लॉइड वो दूसरे मेल गैमेट से रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे आपके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पैन भी कहते हैं। कैसे? देखिए दो किसके न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस है, और एक किसका, एक मेल न्यूक्लियट का। तो कितने न्यूक्लियस हो गए? तीन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या बन गया? ट्रिपल। अभी क्या हुआ देखिए आप, ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया। देखिए 2 + 3 ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है। दो न्यूक्लियस प्लस वन ट्रिपल, और जो ट्रिपल जो न्यूक्लियस ये जो लाइक आपस में फ्यूज होते हैं, इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम 3N स्ट्रक्चर बनता है। ध्यान रखना केवल पूरे बायोस्फीयर में केवल प्लांट ही ऐसे हैं जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक फर्टिलाइजेशन से तो आपका बनेगा जाइगोट, जो कि फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और दूसरे जो आपका दूसरे फर्टिलाइजेशन से बनेगा एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जो फर्दर पैन में कन्वर्ट होगा, जो कि होगा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। जो प्राइमरी फर्टिलाइजेशन इट रिजल्ट इन द जायगोट, डिप्लॉयड जायगोट बनेगा, और सेकेंडरी मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। आपका जो सेकेंडरी मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो कि आपके दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं, जिससे कि एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर पैन या फिर हम इसको ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए दो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, दोनों सेकेंडरी न्यूक्लियस व्हेन दे एसोसिएट विद द सेकेंडरी मेल गैमेट, तो उससे क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ठीक है। जो तीन स्ट्रक्चर की तीन न्यूक्लियस का है, तो ये ट्रिपल स्ट्रक्चर्स बन गया, ये ट्रिपल स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम पैन कहते हैं। अब देखना ना, ये जैसे कि जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जो डिप्लॉयड जो जाइगोट बना, ये डिप्लॉयड जाइगोट फर्दर क्या होता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अभी हम देखेंगे जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और जब आपका जो सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, ट्रिप्लॉइड क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई थे, N+N, और एक इसका किसका था, एक किसका आ गया, एक मेल गैमेट आ गया, दो फीमेल गैमेट से दोनों आपस में फ्यूज होके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया, जो कि क्या बनाया, जैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है वो जायगोट को कंटिन्यूअसली फूड सप्लाई करता है। ध्यान रखना, ये जायगोट को जब कंटिन्यूअसली फूड सप्लाई करेगा तो उससे क्या होगा, जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो नरिश होता है, डेवलप होता है। ठीक है।
एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ ट्री ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस टर्म एज अ ट्रिपल फ्यूजन, जहां पर आपके 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, दो किसके, दो फीमेल के और एक मेल का, जब तीनों आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको हम ट्रिप्लॉइड फ्यूजन कहते हैं। सिंस द टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे ध्यान रखना दो टाइप के फ्यूजन चल रहे हैं, एक है आपका सिनगेमी। सिनगेमी में तो क्या होता है, जब आपका एक मेल गैमिट एक एग सेल के साथ में एसोसिएट होकर जब जाइगोट बनाता है तो उसको हम कहते हैं सिनगेमी। और एक हुआ आपका ट्रिपल फ्यूजन जो कि एम्ब्रियो सैक में होता है, और इसी फिनोमिना को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, एक फर्टिलाइजेशन हुआ एग सेल और मेल गैमेट का, दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ आपका पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट का, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और दोनों फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। अब आपका ये जो, अब ध्यान रखना, जब ये सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, मतलब ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये जो सेंट्रल सेल्स होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म्स सेल बनाती है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ध्यान रखना, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनाती है। ध्यान रखना, जब ये फ्यूजन होगा तो फ्यूजन की जैसे एक सेल बनेगी तो हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, जिसका जो न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर ट्रिप्लॉइड, उसकी जो प्लॉइडी होगी वो ट्रिप्लॉइड होगी। देखिए यहाँ पे आपकी ये जो बुक है, देखिए आप ध्यान रखना, जब आपका ये जाइगोट, देखिए यहाँ जाइगोट बना, तो ये जाइगोट किसके पर, आप ये मान के चलो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये आपका माइक्रोपाइलर साइड है और ये आपका चलेजा साइड है। ठीक है, माइक्रोपाइलर साइड है, एक आपका चलेजा साइड है। तो माइक्रोपाइलर साइड में क्या हुआ, ध्यान रखना, जो माइक्रोपाइलर साइड है, माइक्रोपाइलर साइड के अंदर आपका जो एग सेल के साथ में मेल गैमेट फ्यूज हो गया, जिससे कि आपका जाइगोट बना, और आपकी जितनी भी सिनर्जी सेल्स होती हैं ये सब आपकी डिजनरेट हो जाती है। क्लियर हो गया। अब आपका ये जो, अब देखिए ये जी आपकी जो एंटीपोडियल सेल्स होती हैं ये भी डिजनरेट हो जाती है, मतलब सारा फूड इसको देती है और खत्म हो जाती है। अब आपका ये जो स्ट्रक्चर बना ये बना आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, जिसे हम बोलते हैं पीईसी। और उस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसकी प्लॉइडी होती है 3n। उसकी प्लॉइडी क्या होती है, उसकी प्लॉइडी होती है 3n। मतलब अगर मान के चलो किसी जगह n का नंबर, फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल है n में पाइसम सटाइवम है, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ, जो अगर आप देखोगे उसमें जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है वो 18 होता है, तो n कितना हुआ, 9। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ कितने, यहाँ पे हो गया 18 क्रोमोसोम और यहाँ पर हो गया 27 क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो पूरी सेल है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है ये है आपका 3n न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये जाइगोट को लगातार फूड सप्लाई करता है, जिससे कि जाइगोट को लगातार ये फूड सप्लाई करता है, क्योंकि जो जाइगोट होता है फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो ये जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो ये एम्ब्रियो कन्वर्जन होगा, तो ये जो कन्वर्टिंग एम्ब्रियो ये लगातार एंडोस्पर्म से फूड लेता रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब एम्ब्रियो बन चुका होता है कंप्लीटली, तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि सारा फूड ये एम्ब्रियो को दे चुकी होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर आपको एम्ब्रियो, ये जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये आपको जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद भी, सॉरी, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी आपको दिखाई देगा। तो दोनों वैरायटी आपको मिल सकती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है, एंडोस्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब उसके डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, दैट इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल। कि जैसे सबसे पहले क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद में आपके ओव्यूल्स, ठीक है, जो होते हैं ओव्यूल्स, जो होते हैं वो सीड में मैच्योर होते हैं। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड में मैच्योर होते हैं ओव्यूल्स, और जो पूरी ओवेरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये जितने भी कलेक्टिवली हैं ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, एंड वी हैव टू स्टडी ऑल फोर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिसकी एंडोस्पर्म का इवेंट क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है, फिर आपका बचेगा कि ओव्यूल कैसे सीड में कन्वर्ट होता है, और फिर पढ़ेंगे हम ओवेरी कैसे फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वाई, कि जो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ही होता है। क्यों, क्वेश्चन है आपकी बुक का। क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है ये एम्ब्रियो के डेवलप होने से पहले होता है।
बिकॉज द सेल ऑफ एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि जो एंडोस्पर्म्स के जो सेल्स होती हैं वो लगातार एम्ब्रियो को फूड देती हैं, जिससे कि कई बार एम्ब्रियो के कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद मतलब आपको एंडोस्पर्म नहीं कहीं दिखाई देगा, तो बहुत सारे सेल्स में, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को डेवलप करके खत्म हो जाता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली एंड द फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ध्यान रखना, अब हम पढ़ेंगे इसका एक कहने का मतलब है पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर लेके आ चलता हूँ सीधा। देखिए देखिए पहले आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे देखिए अब जो लिखा हुआ है, पहली पहली लाइन देखते हैं। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली एंड द फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए ये एक तरह का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एक एग्जांपल है। एक्चुअली एंडोस्पर्म डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, एक सेलुलर डेवलपमेंट होता है, एक दोनों का कंबाइन होता है। तो आपकी बुक में सिर्फ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स है, तो वही देखेंगे। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये भी देखिए यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको। इस स्ट्रक्चर में देखिएगा एक सेल है, जो कौन सी सेल है, आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म माइक्रोपाइलर की साइड क्या है, जाइगोट है। चैलेंजा की साइड क्या है, आपका पीएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिर्फ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होता है, डिवीजन होता है। और जब प्राइमरी एंडोस्पर्म में डिवीजन होगा, तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसमें डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये तो क्या हुआ आपका, ये तो क्या हुआ बेटा, ये हो गया आपका पेन, ठीक है। ये दो सेल्स बन गई पेन की, और ये जो दिख रहा है ये है आपका जाइगोट। तो ये दो पेन बन गया, ये जाइगोट, ये ट्रिपल स्ट्रक्चर बन गया, मतलब तीन न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर बन गया। तो जो आपका लिख रखा था, देखिए कि दैट प्राइमरी एंडोस्पर्म divide repeatedly and form a triploid endosperm tissue. The cell of tissue with the filled with reserved food material used for the nutrition for developing of embryo. अब मतलब ये जो टिश्यूज की जो अब क्या होता है, देखिए पहले पहले ध्यान देखिएगा क्या होता है। अब इन सेल्स में लगातार ये देखिए, अब फिलहाल हम ये जायगोट पे तो स्टडी कर ही नहीं रहे, तो जायगोट को तो आप बिल्कुल साइड में रख दीजिए। जायगोट को हमने देख दिया, लेकिन इसकी जो सेल्स होती हैं लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलता है। और जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलता है तो बीच में एक सेंटर वैक्यूल मिलती है। सेंटर वैक्यूल क्या करती है, सारे न्यूक्लियस को पेरीफेरी पे शिफ्ट कर देती है। देखिए ये लगातार आपका जायगोट में ये जायगोट रहा, और आपका ये जो इसमें लगा कंटिन्यूसली डिवीजन चलता है, जिससे आपकी फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होता है। मतलब फ्री न्यूक्लियस मतलब में सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, और बीच में वैक्यूल बनती है जो सारे न्यूक्लियस को पेरीफेरी पे शिफ्ट कर देती है। देख ले, सारे न्यूक्लियस को पेरीफेरी पे शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये सेंट्रल वैक्यूल अब थोड़ी सी और बड़ी होगी, और बड़ी होने के साथ साथ जितने भी आपके फ्री न्यूक्लियस है उनके चारों तरफ आपके सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। चारों तरफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और कुछ कुछ बीच बीच में फ्री न्यूक्लियस रहते हैं। तो देखिए ये दिख रहा है आपको, ये पेरिफेरल सेल विद द न्यूक्लियस, और ये आपका सेंट्रल वैक्यूल है, और ये आपका एम्ब्रियो है, और ये साथ साथ आपका फ्री न्यूक्लियाई है। अब आप एक बार चलते हैं, रिपीट क्या पढ़ा। The most common type of endosperm development, the PN undergoes a successive nuclear division to give a rise of free nuclei. हमें देखा लगातार न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था। The stage of endosperm development is called the free nuclear endosperm. वो भी हमने देखा। फिर जैसे ही बीच में दो तीन लाइन नहीं लिखी होता है, तो बीच में क्या होता है, एक वैक्यूल बनती है। वैक्यूल क्या करती है, सारे न्यूक्लियस को पेरीफेरी पे शिफ्ट कर देती है। एंड आफ्टर सम टाइम देयर इज द सॉल्युबल फॉर्मेशन सराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल आपकी सेल वॉल बनती है, जिससे क्या होता है, आपके जो एंडोस्पर्म्स होता है वो सेलुलर हो गया, ठीक है, सेलुलर हो गया, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या हुआ, सेलुलर हो गया। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, मैं बेस्ट एग्जांपल इसका कोकोनट है, और इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोकोनट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकोनट में अगर आप देखोगे, कोकोनट का जो आपका कोकोनट का एग्जांपल लेके चलिए। एक होता है जैसे कि जो कच्चा नारियल होता है, कच्चे नारियल की बात करते हैं, जो मतलब कच्चा नारियल मतलब जो हरा वाला होता है ना कच्चा नारियल, उस कच्चे नारियल में अगर आप देखोगे तो आपको पानी बहुत मिलेगा, बहुत सारा पानी जो मिलता है ना, जिसको हम पीते हैं, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। जो आप पानी पीते हो ना, वो कुछ नहीं है, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, जो लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है। और जैसे जैसे नारियल वो पकना शुरू होता है, उसकी राइपिंग होना शुरू होती है, तो क्या होता है, वो पानी कम होता जाता है, और धीरे धीरे आपको देखोगे इसके चारों तरफ व्हाइट लेयर बनना शुरू हो जाती है। जो आप व्हाइट करनाल देखते हो ना, वो क्या है बेटा, व्हाइट जो करनाल है वो क्या है बेटा, वो है उसका एंडोस्पर्म्स, वो आपका सेलुलर पोर्शन है, जो आप देखते हो ना, दिखा भी हुआ है, दैट इज
जो सराउंडिंग व्हाइट कर्नल है वो सेलुलर एंडोस्पर्म्स है, और जो आप जो पानी लेते हो उसके अंदर वो फ्री न्यूक्लियर पार्ट था। लेकिन जब धीरे-धीरे क्या होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आपका नारियल डेवलप होता है तो उससे क्या होता है, पानी कम होने लगता है और उसके कर्नल का जो एरिया होता है वो ग्रो करने लगता है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो नारियल के ऊपर की तरफ नारियल के बीज पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये फर्दर एम्ब्रियो क्या होता है, सीड में ही कन्वर्ट होता है। तो ये जो ऊपर अगर आप नारियल को बहुत अच्छे से कट करोगे तो नारियल के उसके जो आपको सीड मिलेंगे। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो मैंने बताया था कई बार कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, एग्जांपल के लिए पी, ग्राउंडेड बीन्स, एंड बिफोर अ सीड मैच्योरेशन इट में परसिस्ट इन अ मैच्योर सीड। और सीड मैच्योरेशन से पहले कई बार क्या होता है कि वो सीड मैच्योरेशन से पहले, कहने का मतलब है कि वो सीड में जैसे क्या हुआ, एम्ब्रियो को कंटिन्यूअसली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लगातार उसको फूड दिया और वो खुद सीड के बनने से पहले ही वो एंडोस्पर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है जब एम्ब्रियो को फूड मिलता है तो सीड में कन्वर्ट होना होता है, लेकिन वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म पार्ट था वो एम्ब्रियो को फूड देके खुद खत्म हो गया। तो मतलब आपको सीड के टाइम पे आपको वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि सीड के मैच्योरेशन के बाद में भी आपको लाइक एंडोस्पर्म्स दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कैस्टर है, कोकोनट है, ठीक है? चलिए, अब हम पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट को कहते हैं एम्ब्रियोजेनी, ठीक है? अब इसमें क्या होता है देखिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो एग सेल्स होती है, ठीक है? उसकी वजह से होता है, जिसमें एग सेल जो होती है वो आपके मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होके मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाती है, एक जाइगोट बनाती है, जिसको सिनगैमी भी कहते हैं, ठीक है? तो मोस्ट जाइगोट डिवाइड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, सबसे पहले आपका एंडोस्पर्म बनेगा, फिर उसके बाद में जाइगोट बनता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो उसमें एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बनना शुरू कर दिया, फूड देने वाला कोई कुछ है ही नहीं, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो पहले क्या होता है, फूड का रिसोर्स बनता है एंडोस्पर्म, फिर वो लगातार एम्ब्रियो को फूड देता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज अडॉप्टेशन टू प्रोवाइड शॉर्ट न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिससे कि एम्ब्रियो को लगातार फूड मिलता रहे। थ्रो द सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में, ठीक है, अर्ली स्टेजेस में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो अर्ली स्टेजेस होता है तो उसके आपको सीड्स में आपको डिफरेंट ग्रेटली स्टेजेस दिखाई देंगे, लेकिन ये दोनों स्टेजेस, जो सारी स्टेजेस हैं, वो मोनोकोट डाइकोट में एक जैसी होती है, ठीक है? मतलब कहने का मतलब हर डाइकोट में एक जैसा होगा, हर मोनोकोट में एक जैसा होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि कहने का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि क्या कहते हैं, दोनों में मोनोकोट और डाइकोट में अलग-अलग मोनोकोट और डाइकोट में दोनों ही होगा, नहीं। मोनोकोट जितने प्लांट हैं, सब में डेवलपमेंट एक जैसा होगा, और जो आपके जाइगोट प्लांट है, उसमें सब जगह जगह एक जैसा होगा, ठीक है? चलिए मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले क्या था कि आपका एक मेल गैमेट था और एक आपका एग सेल था। एग सेल दोनों आपस में फ्यूज़ हुए, फर्टिलाइज़ होके आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट से क्या हुआ कि इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, एक माइटोटिक डिवीज़न हुआ और 2 डिफरेंट सेल्स बन गए। तो ये चैलेंजर साइड है, ये माइक्रोपाइलर साइड है। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर उसके बाद में क्या हुआ, ऊपर की जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक या एपिकल सेल, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियोनिक या एपिकल साइड, जो आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसका काम क्या होता है, इससे एक होस्टीरिया बनता है, एक सस्पेंसर बनता है, जो कि एंडोस्पर्म से लगातार फूड लेके एम्ब्रियोनिक या एपिकल सेल को देता है। तो आपका जो एम्ब्रियोनिक या एपिकल सेल है, ये तो कन्वर्ट किस में होगा, एम्ब्रियो में, और बेसल सेल ये लगातार एपिकल सेल को फूड देते हैं। अब क्या होता है कि इस पार्ट के अंदर तो, अब देखिए ये कितना स्ट्रक्चर है, ये आपका डिप्लॉयड बन गया। अब इसके अंदर क्या होता है, 2 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं। अब ध्यान रखना, अब आपके 2 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होंगे किसमें, मैं सिर्फ ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ एम्ब्रियोनिक पार्ट में, बेसल सेल में बात नहीं कर रहा हूँ। बेसल सेल एक अलग स्ट्रक्चर शो करेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ आपके बेसल सेल में। तो बेसल सेल आपका अभी आपका मोनोन्यूक्लिएट है, सिंगल न्यूक्लिएट है, इसमें एक ही न्यूक्लियस है, क्योंकि बेसल सेल का तो काम ही अलग है। मैं यहाँ से जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है, ये सिर्फ आपका एम्ब्रियोनिक या एपिकल सेल के अंदर हुआ है। अब उसमें क्या होगा, क्वाड्रेंट स्टेजेस होंगी। क्वाड्रेंट स्टेजेस कैसे होता है, देखिए 2 लॉन्गिट्यूडिनल, अब आप कह रहे होंगे 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेंट है कैसे? ये मान के चलो एक है, तो उसमें से अब देखिए हम कैसे मानते हैं कि कैसे होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। एक ऐसे हो गया, बीच में से कट गया, ठीक है? और एक आप जैसे मान के चलो, ये सिंपल है कि अगर आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हम कैसे मानते हैं कि आपका एक इस तरह से कट गया, ठीक है? एक इस तरह से कट गया और एक ऐसे कट गया।
जैसे ध्यान रखिए, एक ऐसे कट गया, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, और एक ऐसे कट गया। अब जो ऐसे कटा तो ये आपको सामने से 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे, लेकिन जो इस तरह का कटा है 2 न्यूक्लियस पीछे की तरफ दिखाई देंगे, तो आपको वो 2 पीछे के न्यूक्लियस नहीं दिखाई देते। तो ऐसे स्टेज को हम कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज, ठीक है। तो ये जो आपकी एम्ब्रियोनिक एपिकल सेल होती है, ये इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन चलता है और ये क्वाड्रेंट स्टेज पे कन्वर्ट हो जाती है। साइमल्टेनियसली आपके बेसल सेल और सस्पेंसर सेल में भी कंटिन्यूअसली डिवीजन चलते हैं, और वो एक तरह के सस्पेंसर सेल में कन्वर्ट होती है। ये दिख रहा है आपको, ये सस्पेंसर सेल है और ये होस्टेरिया है। अब देखिए क्या मतलब इसका। एम्ब्रियोनिक और एपिकल सेल के अंदर तो 2 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन चले और वो क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जो बेसल सेल या सस्पेंसर सेल है उसमें भी कुछ अराउंड 7 to 8 5 से 6 साल का एक डिवीजन चलता है, माइटोटिक डिवीजन चलता है। और डिवीजन की वजह से इसमें क्या होगा कि आपका ट्रांसवर्स डिवीजन चलेगा, और ट्रांसफर डिवीजन से अराउंड 5 to 6 सेल्स का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम सस्पेंसर कहते हैं। सस्पेंसर के नीचे की तरफ एक होता है होस्टेरिया, जिसका काम क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म से फूड लेना। ओके, आपके जब क्वाड्रेंट स्टेज होता है, इस क्वाड्रेंट स्टेज के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन चलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपके, अगर आप देखोगे सामने से आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप सामने से 2 देखोगे पीछे की तरफ 2 हैं। अब इनके बीच में ट्रांसवर्स डिवीजन चलेंगे, और जब ट्रांसवर्स डिवीजन चलेंगे, तो देखिए ट्रांसवर्स डिवीजन चलेंगे तो क्या होगा, ये आपका बन जाता है ऑक्टेट स्टेज, जिसमें 4 आपको आगे दिखाई दे रहे हैं, 4 आपको पीछे की तरफ है। समझ में आ गया? तो ये क्वाड्रेंट स्टेज किस में कन्वर्ट हो गया, आपके क्वाड्रेंट स्टेज किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपके ऑक्टेट स्टेज के अंदर। ध्यान रखना इसमें भी 2 ट्रांसवर्स डिवीजन चलते हैं। अब ध्यान रखना, ये तो सस्पेंसर हॉस्टे वैसे ही होता है। अब जो पर्टिकुलर पार्ट इस ऑक्टेट स्टेज का, जिस ऑस्ट्रेरिया से जिस सस्पेंसर सेल से अटैच्ड होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस सेल। इस हाइपोफाइसिस सेल का काम होता है रूट कैप और रेडिकल टिप का फॉर्मेशन करना, मतलब रूट कैप बनाना और रेडिकल टिप बनाना। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये जैसे ऑक्टेट स्टेज में ये आपका सस्पेंसर, ये होस्टेरिया है, जिसमें ये आपको ये जो ग्रीन रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज अ हाइपोफाइसिस। इस हाइपोफाइसिस का काम क्या होता है, रूट कैप या रूट टिप का फॉर्मेशन करना। यही हमारा पोर्शन था। अब देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा जो लिखा हमने। हाँ, generally during a fertilization, one male gamete fuse with another egg cell and form a diploid zygote. First division in zygote transfers by which one apical cell and one basal cell are formed. Apical cell lies toward the chalaza end and the basal cell lies toward the micropylar end. मतलब क्या कह रहा है कि आपकी जो एपिकल साइड होती है, एपिकल साइड मतलब वो चलेजा की साइड होती है, और जो बेसल सेल होती है वो आपकी माइक्रोपाइलर साइड होती है। ध्यान रखना है। तो हम चलेजा साइड की तरफ अब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि एपिकल सेल में आपके लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स डिवीजन चलते हैं, ओके, और बेसल सेल में साइमल्टेनियसली डिवीजन चलता है। साथ साथ बेसल सेल में, मतलब पहले उनमें चलेगा, साइमल्टेनियसली डिवीजन चलेगा, फिर उसके बाद में आपके बेसल सेल में डिवीजन चलते हैं। तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल दो, जो आपके लॉन्गिट्यूडिनल सेल से 2 सेल्स बनती हैं, जैसे एपिकल सेल्स होते हैं, वन मोर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है राइट एंगल पे टू द प्रीवियस टेक प्लेस इन दिस 2 एपिकल सेल विच बाय विच 4 सेल्स एंड क्वाड्रेंट इज फॉर्म। कहने का मतलब है कि जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन एपिकल सेल्स में, जो एपिकल सेल्स के जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से, जो एपिकल सेल से जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, जिससे आपके 2 सेल्स बनती हैं, ठीक है, एंड वन मोर लॉन्गिट्यूडिनल होता है, मतलब आपके क्या होता है, इसमें 2 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, और दो फाइनली क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है। पहला लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, ठीक है, एक पहला लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, पहला लॉन्गिट्यूडिनल जब डिवीजन हुआ तो 2 सेल्स बन गई, फिर दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है तो क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर बन गया। देखिए, the two cells are formed by longitudinal division of apical cell, one more longitudinal at the right angle to the previous one take place in these 2 apical cell, by which 4 cells and quadrant is formed. By a transverse division in the quadrant एक octet is formed, मतलब एक ट्रांसवर्स डिवीजन से आपका जो क्वाड्रेंट होता है वो ऑक्टेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, जो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए सारा वही था। अब क्या होता है, जो ऑक्टेक में अगर आप देखोगे, आप फिलहाल अभी जो नीचे का बेसल सेल उसको छोड़ दीजिए, ऑक्टेक का जो आपका ऊपर का, ये अब ऊपर की जो 4 सेल देखोगे, ऊपर की 4 सेल मतलब ऊपर 2 आपको दिखाई दे रही है सामने और 2 पीछे की तरफ, जो ऊपर की जो सेल्स हम एपीबेसल सेल कहते हैं, और जो नीचे की 4 सेल है उसको हाइपोबेसल सेल कहते हैं। आपकी जो एपीबेसल सेल होती है वो कन्वर्ट किस में होती है, प्लीम्यूल, एपिकोटाइल और कोटिलेडॉन में कन्वर्ट होती है। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है अभी। और जो हाइपोबेसल सेल होती है वो कन्वर्ट किस में होती है,
वो आपके रेडिकल और रेडिसल और आपके हाइपोकोटाइल में कन्वर्ट होती है। ध्यान रखना जो प्लूमिनल वो पार्ट होता है जिससे कि आपके शूट एपेक्स बनता है, ठीक है, मतलब स्टेम बनता है, और आपका रेडिकल वो पार्ट होता है जिससे कि रूट एपेक्स बनता है, और कोटिलेडॉन वो पार्ट होते हैं जो कि कोटिलेडॉन वो पार्ट होते हैं जो आपके एम्ब्रियो को, जो आपका जो सीड बनता है उस सीड के चारों तरफ पाए जाते हैं, मतलब एक एक्सिस होती है, ठीक है, एक एक्सिस होती है। जो कोटिलेडॉन क्या होता है कि एक्सिस होके एक एक्सिस होती है जो एक्सिस के दोनों तरफ कोटिलेडॉन पाए जाते हैं। तो अगर डाइकोट होगा तो डाइकोट डाइकोट होगा तो उसमें दो कोटिलेडॉन होंगे, मोनोकोट होगा तो सिंगल कोटिलेडॉन होगा। ये दोनों कोटिलेडॉन क्या होते हैं कि बेसिकली जो आपका सीड बन रहा है, उसका एम्ब्रियो जो बना है, उसको फूड वो देते रहते हैं, सप्लाई करते रहते हैं। फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन लाइक, जैसे कि अब मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। अब जो ऑक्टेन स्टेज था जिसमें कि अब मैं यहाँ तक छोड़ा था, जो कि आपकी हाइपोफाइस जो आपको फाइसल सेल थी, जिसमें कि ये सेल जो होगी वो रूट टिप और रेडिकल बनाएगी। फिर उसके बाद इसमें पेरिक्लिनर डिवीजन होगा। पेरिक्लिनर डिवीजन से क्या होगा कि आपका जो ऑक्टेट स्टेज है वो आपका क्वाड्रेंट 16 स्टेज की सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो 16 स्टेज की सेल्स है, ठीक है, आप ध्यान रखना 16 स्टेज, जो 16 स्टेज की सेल्स है, जो उसके अपर पोर्शन है, जो अपर जो आपको दिख रही है, ये 4 सेल ये है और 4 सेल पीछे हैं, और ये 4 सेल ये हैं और 4 सेल पीछे हैं, तो कितनी होगी 16 सेल्स हो गई। जो ऊपर की जो 4 सेल्स होती हैं, जो ऊपर की कितनी कितनी 8 सेल हो गई, तो ये बनाती है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन मतलब क्या होता है, जो कि आपका एपिडर्मिस बनाती है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इससे जो अब इसमें क्या होता है 16 स्टेज की सेल्स में भी डिवीजन होता है, और ये बनाता है ग्लोबुलर स्टेज। अब इसमें क्या होता है, जो ऊपर का ये जो ये स्टेज होती है, जो डर्मेटोजन होता है, ये डर्मेटोजन कहते हैं, ये ऊपर की जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो कि डर्मेटोजन फाइनली कन्वर्ट होता है एपिडर्मिस में। और फाइनली क्या होता है कि जिसके जो अंदर के पार्ट होते हैं वो पेरिब्लम होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बनाती हैं, कॉर्टेक्स बनाती है, तो उसमें लगातार डिवीजन चलता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो ये देख लीजिए। बाय ए पेरिकुलर डिवीजन ईच ऑफ द ऑक्टेन आउटलेयर ऑफ 8 सेल्स आर डर्मेटोजन्स, और नीचे की 8 सेल्स बनती हैं। वे फर्दर डिवीजन जो आपका 16 सेल स्टेज होता है ग्लोबुलर स्टेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। बाय मैनी ट्रांसफर डिवीजन इन द बेसल सेल 7 टू 10 सेल्स लॉन्ग सस्पेंसर सेल्स बनाती हैं, जिसका काम क्या होता है, जिसमें खोस्टेरिया होता है जो एंडोस्पर्म से फूड लेता है। द सेल ऑफ सस्पेंसर सिचुएटेड टुवर्ड द एम्ब्रियो इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, जिसका काम क्या होता है रेडिकल का टिप बनाना। मैं देख लिया, मैंने बताया था ना कि आपको हाइपोफाइसिस होता है जो कि एम्ब्रियो की पहली सेल जो जिस सेल से आपका एम्ब्रियो पोस्टीरियर से और सस्पेंसर सेल से जुड़ा हुआ होता है, उसी को आप क्या कहते हैं, आपका हाइपोफाइसिस सेल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हुआ क्या, देखिए एक बार देखिए, अब जो ग्लोबुलर स्टेज होता है, इस ग्लोबुलर स्टेज के अंदर आपके कोटिलेडॉन्स बनते हैं। क्या होता है ध्यान रखना, ये जो आपका पोर्शन होता है ये आपका होता है प्लूमिनल पोर्शन होता है, मिडिल वाला। तो क्या होता है कि इसके बीच में एक खांच आती है, लाइक देयर इज वन द कट इन बिटवीन ऑफ देम, तो दो कोटिलेडॉन बनते हैं और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है हार्ट शेप। मतलब क्या हुआ, पूरा ग्लोबुलर था, तो कोटिलेडॉन बनने के बीच में से एक क्या होता है, बीच में से एक डाइवर्जन आता है, जिसकी वजह से दो स्ट्रक्चर हार्ट शेप लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अब आपका ये जो जिस पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है आपका रेडिकल पॉइंट है, और सर ये जो पॉइंट आपका रेडिकल पॉइंट है, और ये प्लूमिनल पॉइंट है, और ये जो दो दिख रहे हैं ये फर्दरली आपके कोटिलेडॉन में कन्वर्ट बने नहीं है, ये कोटिलेडॉन बनाने की तैयारी करते हैं। और आपका ये जो प्लूमिनल है इससे बनता है आपका सीड कोट। ये प्लूमिनल होता है जिससे कि आपका सॉरी स्टेम, इससे बनता है आपका ये जो आपका ये जो प्लूमिनल है, इस प्लूमिनल से बनता है आपका क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका शूट अपेक्स, और जो रेडिकल है इससे बनेगा आपका रूट अपेक्स, और ये दोनों होते हैं ये आपके होते हैं कोटिलेडॉन। देखिए अब होगा क्या है कि ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर कुछ ऐसे कन्वर्जन हो जाता है। अब देखिए इसका जो कन्वर्जन कैसे हुआ कि ये जो दो डिफरेंट कोटिलेडॉन्स बन गए, ये प्लूमिनल पार्ट हुआ, ये रेडिकल पार्ट हुआ, जो कि रूट टिप होता है। और रूट टिप मतलब ये रूट कैप होता है, सॉरी रेडिकल रूट कैप होता है, जो रूट के नीचे कैप होती है जो उसको सॉइल के फ्रिक्शन से बचाती है, और यहाँ से रूट अपेक्स बनता है। अब इस रूट अपेक्स में ध्यान रखना, ये सस्पेंशन होगा और ये हॉस्टेरिया होगा, तो ये चैलेंजर साइड हुआ, और ये हुआ सी, ये है मैच्योर शेप, इसे मैच्योर ध्यान रखना। और ये अब ध्यान रखना हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल कहते हैं। देखिए अब आपके सामने बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। सबसे पहले का फंक्शन क्या, दो कोटिलेडॉन बन गए। ध्यान रखना ये डाइकॉट की बात कर रहे हैं, मोनोकॉट के अंदर एक ही सिंगल कोटिलेडॉन होता है, तो जैसे डाइकॉट के अंदर ही दो कोटिलेडॉन बनते हैं, और दोनों कोटिलेडॉन के बीच में एक एक्सिस होता है जिसको हम प्लूमिनल कहते हैं, जिससे क्या बनता है आपका आपका बनता है शूट अपेक्स बनता है। और नीचे की तरफ आपका क्या पाया जाता है, रेडिकल पाया जाता है, रेडिसल होता है, जैसे कि रूट अपेक्स होता है, जिससे कि रूट का फॉर्मेशन होता है।
रूट के फॉर्मेशन के नीचे की तरफ आपकी रूट कैप होती है, और फाइनली क्या होता है आपका सस्पेंशन और आपका पोस्टीरियर साइड होता है, ठीक है, जो कि एंडोस्पर्म से फूड लेती है। अब देखिए, आप एक सिंगल स्ट्रक्चर देखिए, आपको इससे समझ में आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ तक कवर कर लीजिए। By repeated division in the apical cell, embryo in a beginning appear globular in a shape which later become a heart shape. Heart shape क्यों बनता है? क्योंकि further cotyledon का formation करना होता है, that's why they be converted into the heart shape. अब जाइगोट क्या होता है? अब give rise to pro embryo and subsequently to the globular heart shape and mature embryo. और further क्या होगा कि सबसे पहले आपका pro embryo, प्रो एम्ब्रियो कहने का मतलब है ग्लोबुलर सेल से पहले 16 सेल्स का स्ट्रक्चर था वो प्रो एम्ब्रियो हुआ, फिर आपका ग्लोबुलर कन्वर्जन होता है, फिर हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है, और फाइनली आपका एक मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। आपकी जो टू लॉब्स जो होती हैं वो एम्ब्रियो में डेवलप होती हैं, जो कि कोटिलेडोन में कन्वर्ट होती हैं। जो प्लूमिनल होता है, जो कि आपका दोनों लोब के बीच में जो फरो होता है उनके बीच में एक एक जैसे कि दो एक होता है ना, एक आपकी फरो जो होता है बीच में जो पॉइंट होता है वो आपका हो गया प्लूमिनल हो गया। जिस प्लूमिनल से शूट अपेक्स डेवलप होता है रूट अपेक्स से, और आपका जो रेडिकल पार्ट होता है उससे रूट अपेक्स डेवलप होता है, ठीक है। Therefore, the position of pluminal is apical and that of the cotyledon is the lateral in the embryo. अब ध्यान रखना कि एक एम्ब्रियो के अंदर जो आपका जो जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के लेटरल एक्सिस के ऊपर कोटिलेडोन होते हैं, और उसके इन बिटवीन ऑफ दैट एक प्लूमिनल होता है, जैसे कि आपका बनता है शूट अपेक्स बनता है। The mature embryo remain differentiated in the two cotyledon or the embryonal axis. अब आपका जो mature embryo में क्या होगा, आपका एक embryonal axis होगा, उस embryonal axis से दोनों की तरफ दो कोटिलेडॉन होंगे। ये कोटिलेडॉन क्या होते हैं कि ये एम्ब्रियो को फूड देने का काम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, आप ध्यान रखना, ये एम्ब्रियो एक्सिस क्या होती है, प्लूमिनल और रेडिकल के बीच की जो एक्सिस होती है, मान के चलो जैसे फॉर एन एग्जांपल इफ दिस इज एक्सिस, ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस एम्ब्रियो में होता है क्या, ये एक्सिस है, ये रेडिकल पार्ट है, और ये आपका प्लूमिनल पार्ट है। जहां से ये ये आपका प्लूमिनल पार्ट है तो शूट अपेक्स बनेगा, रेडिकल पार्ट है तो रूट अपेक्स बनेगा, और यहाँ से दोनों की तरफ यहाँ पे लेटरल एक्सिस में दो कोटिलेडॉन निकल रहे होते हैं, जिसको हम कोटिलेडॉन कहते हैं, ठीक है, लेटरल साइड में होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन इज एपिकोटाइल which terminate with the pluminal and stem tip. अब ध्यान रखना, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये आपका प्लूमिनल है, ये आपका रूट टिप है, मतलब कहने का मतलब प्लूमिनल है आपका, प्लूमिनल साइड है, और नीचे वाला क्या है आपका रेडिकल पार्ट है। आपका ये जो प्लूमिनल पार्ट है, ठीक है, ये जो प्लूमिनल पार्ट है ये आपका क्या होता है कि ये जैसे कि प्लूमिनल पार्ट है, फॉर एन एग्जांपल ये प्लूमिनल पार्ट है, ये रेडिकल पार्ट है, ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो अब ध्यान रखना, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर इसमें दिखाता हूँ, आप कैसे समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए पहले आप, ये आपका ये पूरा का पूरा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिख रहा है, ये प्लूमिनल एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये दो कोटिलेडॉन उसके निकले हुए हैं। अब ये कह रहा है कि कोटिलेडॉन की इस पॉइंट से लेकर और ये वाला जो अपर पोर्शन है उसे कहते हैं एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल का सबसे टॉप पोर्शन होता है उसे कहते हैं प्लूमिनल, और आपका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं रेडिकल। ये आपका पॉइंट था। आप देखिए, the cylindrical portion, the portion of embryonal axis above the level of cotyledon of epicotyle। ध्यान रखना, आपका कहने का मतलब है कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कोटिलेडॉन के लेवल जो आपका ये जो आपका फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर का पोर्शन होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल के टॉप पे पाया जाता है प्लूमिनल। और वैसे ही जो लाइक हाइप जो कहने का मतलब है कि जो आपका कोटिलेडॉन जो आपके कोटिलेडॉन्स हैं उसके कोटिलेडॉन है उसके जो नीचे का पोर्शन है जो बिलो पोर्शन है वो कहते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। हाइपोकोटाइल जो कोटिलेडॉन के जो नीचे का पोर्शन है, और वो खत्म किस में होता है, वो खत्म होता है आपके रूट टिप के अंदर, और जो रूट टिप होती है वो रूट कैप के थ्रू कवर होती है। अब एक बार देखिए, दोबारा रिवाइज कीजिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था आपकी जो ऊपर की चार सेल्स होती हैं, जो ऊपर की चार सेल्स होती हैं ये क्या बनाती है, प्लूमिनल बनाती है, एपिकोटाइल बनाती है, कोटिलेडोन। मतलब देखिए ये ऊपर की चार सेल है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये ऊपर की सेल्स है, ये नीचे की सेल्स है, तो ऊपर की सेल्स का काम क्या क्या हुआ, ऊपर ऊपर का पोर्शन बनाना, मतलब प्लूमिनल है, फिर आपका कोटिलेडॉन है, और फिर साथ साथ उसके कोटिलेडॉन है और उसका एपिकोटाइल बना, और जो नीचे की सेल्स है वो नीचे की सेल्स क्या बनाती है, रेडिकल बनाती है, हाइपोकोटाइल बनाती है, तो नीचे की सेल्स का काम हो गया।
ठीक है, तो लगातार इस तरह से लगातार इस डिवीजन चलता रहता है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये एक पूरा मैच्योर एम्ब्रियो है। अगर आप देखोगे ये हाइपोकोटाइल है और ये दिख रहा है ये पूरा एक मैच्योर एम्ब्रियो, ये पूरा एक मैच्योर एम्ब्रियो है जो कि सीड के थ्रू कवर होता है। अब मतलब आप सीड कोट आते हैं, सीड कोट इसको कंप्लीटली इसको कवर करके रख देते हैं, तो दैट इज अ मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या होता है कि जायकोट बनेगा, जायकोट में एक नॉर्मल आपका ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जैसे कि दो सेल्स बनेंगी, एपिकल सेल बनेगी, नीचे की बेसल सेल बनेगी, फिर एपिकल सेल्स के अंदर फिर डिवीजन होगा। एपिकल सेल्स जो होंगी उसके अंदर दो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होंगे, जैसे क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर बनेगा, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जैसे कि ऑक्टेट स्टेज बनेगा। ऑक्टेस का ऊपर का जो चार सेल्स होंगी वो आपके एपिकोटाइल, ओके, इसमें आपका प्लूमिनल बनाएगी और कोटिलेडोन बनाएगी। नीचे की जो चार सेल्स होंगी वो आपके क्या बनाएगी, नीचे की चार सेल रेडिकल बनाएगी और उसके अलावा हाइपोकोटाइल बनाएगी। फिर उसके बाद में वो आपका जो 8 सेल वाला होता है दोबारा उसमें पेरिक्लिनर डिवीजन होंगे, फिर उसमें वो आपका 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 16 सेल का जो स्ट्रक्चर है वो आपका पूरा ग्लोबुलर सेल्स में होगा। जो ऊपर की जो सेल्स होती हैं वो क्या क्या बनाती हैं, एपिडर्मिस बनाती हैं। डर्मेटोजेंस होता है, मतलब टिश्यू है, डर्मेटोजन एक टिश्यू है जैसे कि एपिडर्मिस बनता है। फिर जो अंदर के टिश्यू है उससे हम कॉर्टेक्स बनता है, वेस्कुलर वेस्कुलर टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, अब ये तो लाइक आगे की चीजें हैं, चलो। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो दोनों जो अब बीच में क्या होता है, फरो बनता है। फरो से क्या होता है कि दो डिफरेंट कोटिलेडॉन बन जाते हैं और बीच में एक प्लूमर बन जाता है। प्लूमर से फर्दर आपका शूट अपेक्स बनता है और जो नीचे की तरफ रूट शेप होता है जिससे कि फर्दर रूट का फॉर्मेशन होता है। सो द एम्ब्रियोनल एक्सिस बनती है, दैट एक्सिस प्रेजेंट बिटवीन द प्लूमर टू द रेडिकल, दैट इज अ रेडिकल एक्सिस। और उससे दोनों लेटर साइड पे कोटिलेडॉन निकलते हैं। ये देखिए कोटिलेडॉन है और इसके जो इसका जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज एपिकोटाइल जिसके ऊपर प्लूमरल होता है, और इससे जो नीचे का पोर्शन है हाइपोकोटाइल जिसपे रेडिकल होता है, और दैट इज अ कंप्लीटली मैच्योर एम्ब्रियो। अब आता है कि देखिए डाइकॉट के अंदर तो डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं, मतलब दो कोटिलेडॉन्स होते हैं, तो मोनोकोट के अंदर सिंगल कोटिलेडॉन होता है, तो मोनोकोट में क्या स्ट्रक्चर बनता है। देखिए प्रोसेस तो वही होता है। इन ए ग्रास फैमिली द कोटिलेडॉन इज कॉल्ड द स्कैटुलम which is situated towards the one side of an embryonal axis। एक्सिस उसमें भी होगा, मतलब एक्सिस तो उसमें भी होगा, ठीक है, एक्सिस तो उसमें भी होगा जिसमें आपका पिलुमिनल होगा, रेडिकल होगा, लेकिन एक लेटरल एक्सिस पे केवल इसमें एक ही लेटरल एक्सिस में सिर्फ इसमें एक ही कोटिलेडॉन होगा जिसको हम स्कैटुलम कहते हैं। लोअर एंड के ऊपर, लोअर एंड मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो लोअर एंड होता है वहां पे रेडिकल होता है और रूट रूट कैप होता है। ठीक है, और एनक्लोज इन द अनडिफरेंशिएटेड शीट, और जो आपका वो एक एनक्लोज होता है, मतलब एक पूरा की तरह एनक्लोज होता है जिसको हम कोराइजा कहते हैं, कोलेराइजा कहते हैं, जो कि कंप्लीटली आपका जो रूट टिप होता है और जो रूट पूरा रूट अपेक्स होता है, जो कहने का मतलब रेडिकल पार्ट होता है, और जो रूट कैप होता है वो पूरा क्या बनाता है, वो पूरा का पूरा बनाएगा आपका कोलेराइजा बनाएगा। ध्यान रखना, इसी ध्यान रखना डिफरेंशिएशन तो वही होता है, मतलब लगातार डिफरेंस मतलब ग्लोबुलर स्टेज तक तो वही चलता है। उसके बाद में क्या होता है कि कोटिलोडॉन सिर्फ उसमें से एक ही बन पाता है। जो हाइपोफाइसिल सेल थी वो कहाँ थी, वो जो आपके सस्पेंसर के नीचे की सेल्स थी, तो क्या होता है लास्ट में जाके आपका रूट टिप बनाने में या फिर रूट कैप बनाने में मदद करती है, लास्ट की जो सेल है। ठीक है, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए ये स्कैटुलम है, जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ रूट अपेक्स, ओके, और दिस इज अ जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, फॉर एन एग्जांपल दिस इज शूट अपेक्स और दिस इज रेडिकल। ये दो हैं, एक शूट अपेक्स है और रेडिकल है। इनके बीच की जो एक्सिस है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। अब ये जो आपका स्कैटुलम है, स्कैटुलम क्या होता है कि ये आपके मतलब कहने का मतलब है ये इस तरीके से पाया जाता है। जो लेटरल एक्सिस में होता है जो सिंगल कोटिलेडॉन होते हैं। अब आपका ये जो आपका जो शूट अपेक्स है, ओके, जो आपके शूट अपेक्स है इससे एक शूट बनता है, और वो जो शूट बनता है वो शूट एक एक स्ट्रक्चर में एनक्लोज होता है जिसको हम कहते हैं कोलेप्टाइल। मतलब जो शूट अपेक्स से जो शूट बनेगा वो एक स्ट्रक्चर में एनक्लोज होता है जिसे हम कहते हैं कोलेप्टाइल। और जो आपका यहाँ पे जो रेडिकल जो आपका रेडिसल है, इस रेडिकल से एक आपकी जो रेडिसल्स है जिसमें से आपकी जो कहने का मतलब है जो फर्दर आपके जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये रूट कैप बनेगा, ये एक स्ट्रक्चर में कवर होता है जिसे हम कहते हैं कोलराइजा। ये देखिए द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट इज कॉल्ड द एपिकोटाइल। The epicotyle has a shoot apex and few of leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure coleoptile। जैसे कि घास का एग्जांपल दोगे तो उसमें क्या होता है कि आपका जो शूट अपेक्स होता है एक फॉलिकल स्ट्रक्चर में, होलो
फॉलिकल स्ट्रक्चर में या इसकी जो लीफ होती है इवन वो भी एक तरह के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में, एक सिक्योर बाउंडेड स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ आते हैं, हम कॉलेप्टाइल कहते हैं। मतलब एक जिसमें जो एपिकोटाइल में एक शूट अपेक्स बनता है और उसमें बहुत सारे लीफ प्रिमोडिया बनते हैं जो कि एक होलो स्ट्रक्चर, फोलियर स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब होलो एक फोलियर स्ट्रक्चर, फोलियर मतलब लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है और मतलब ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर कवर होता है और जिसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर की तरफ क्या होती है आपके स्टेम होता है। तो जब वो मिट्टी से निकल के बाहर आता है, जब मिट्टी से निकल के बाहर आता है, तो जो मिट्टी से निकल के बाहर आता है तो एक सबसे पहले कॉलेप्टाइल बाहर आता है जिसके अंदर उसका स्टेम होता है। फिर धीरे-धीरे वो स्टेम ताकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि बाहर आ रहा है तो सिक्योरिटी देने के लिए चारों तरफ कॉलेप्टाइल होता है, ठीक है? बस यही इसका स्ट्रक्चर था। ओके, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है, कि सीड कैसे बनते हैं, फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है। कल के लेक्चर में हम ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। तो आज के फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ा हमने कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंडोस्पर्म्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है। क्योंकि एक बार डेवलपमेंट, एक एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बनने के बाद में क्या होता है कि चारों तरफ उसके सीड, जैसे कि जो इंटेग्यूमेंट था वो उसके चारों तरफ सीड कोट बना लेता है एम्ब्रियो के चारों तरफ, तो आपका सीड बन जाता है। सीड के बाद में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर बाद में आपका जो सीड बन गया, अब सीड तो आपका जो एम्ब्रियो सैक तो फर्टिलाइज होकर सीड में कन्वर्ट हो गया, अब जो ओवेरी थी वो आपके फ्रूट बनाती है। तो चलिए हम कल के लेक्चर में कल का ही पढ़ेंगे, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।